तो शुरुआत करें फिर, ठीक है। ज़्यादा नहीं रहेगा, ये हाफ एन आवर का सेशन रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है, डिमांड की है, या ऑर्डर ही दिया है वैसे देखा जाए, है ना। रिक्वेस्ट तो आप लोग करते नहीं हो, तो आप लोगों ने जो है बड़े कड़े शब्दों में ऑर्डर दिए थे कि हमें पढ़ाना है, पढ़ना है, उधर से आइएगा, उधर से, ठीक है। तो ये आपके ऑर्डर्स थे, तो वो मानने पड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए जो है हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स में। एक बार मुझे सिलेबस उठा के दे दीजिएगा। सिलेबस लाए हो? अभी तो दिया मैंने, वापस ले लिया था, ठीक है। पीसीएस के लिए जो सिलेबस है ना सौरभ, तो इसमें वैसे इतना ज़्यादा तो है नहीं सिलेबस। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं इंडिया में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के भीतर हम लोगों ने जो है इकोनॉमिक प्लानिंग्स पढ़ना है, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी के कंसेप्ट के बारे में आ रखा है। फिर एफडीआई के बारे में थोड़ा जाना है, इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोगों ने पढ़ना है। एचडीआई, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सेंसस पढ़ना है। सेंसस बल्कि मैं पूरा ही पढ़ा लूँगा, 2011 का जो सेंसस है ना, वो इंपॉर्टेंट भी है, हमेशा सवाल बनता है। यूनियन बजट, अच्छा यूनियन बजट अलग से पढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं रेगुलर क्लासेस में आपको यूनियन बजट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। रेगुलर क्लासेस के भीतर हम लोगों ने बजट जो है डिस्कशन किया है, तो वो वाला बजट वाला पार्ट हमारा वहाँ हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास में क्या रह जाएगा, टैक्स रिफॉर्म है, बैंकिंग बिजनेस है, ठीक है। प्लानिंग डेवलपमेंट, एनडीसी के बारे में पढ़ना है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के भीतर हमारा सारा जीडीपी और ऑल वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा ना। तो चलिए कि हम लोग शुरुआत करेंगे, टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चलेंगे, और सिलेबस के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले देखो, ऐसा भी नहीं कि सीधे मैंने सिलेबस उठा दिया, पहले कुछ बेसिक्स पे भी डिस्कशन होना चाहिए, राइट। तो आप लोगों का जो यूनिट 4 है, पीसीएस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जो आप लोगों की यूनिट 4 है, सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, इस सिलेबस की यूनिट 4 में टॉपिक है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट यानी कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र और सामाजिक विकास की बात की गई है ना। तो इसके बारे में हम लोग जो है बेसिक्स के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छा, जब भी इकोनॉमिक्स की बात आएगी तो सबसे पहले बेसिक्स में आप लोग मुझे बताना कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ऑल्सो व्हाट इज इकोनॉमी। पहले आप मुझे ये बताओ कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दो डिफरेंट टर्म्स हैं या सिमिलर टर्म्स हैं? दोनों जो है डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है। बहुत माइनर डेफिनेशन इसका डिफर करता है, लेकिन दोनों जो है डिफरेंट टर्म्स हैं। इकोनॉमिक में जो है अर्थशास्त्र आती है, राइट, और इकोनॉमी जो है ये अर्थव्यवस्था है। वही बात हो गई जैसे पॉलिटिक्स और पॉलिटी में डिफरेंस होगा, तो ये अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र है। पहले आप मुझे डिफाइन करो गाइस कि व्हाट इज इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे आप लोग? सामान्य शब्दों में जो आपको ठीक लगे आप बताओ कि अर्थव्यवस्था क्या है। फिर अर्थशास्त्र बात की बात है, देश की व्यवस्था, ठीक है, वो तो राज व्यवस्था आ जाएगी। फिर और क्या हो सकता है? अर्थव्यवस्था। देखो अर्थव्यवस्था, हाँ, अर्थव्यवस्था एक ऐसी संरचना को मानना जिसके भीतर सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता हो, मतलब जिसके भीतर सभी जो इकोनॉमिक हमारी एक्टिविटीज़ हैं उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रखा जाता हो, इसी को जो है हम लोग इकोनॉमी कहेंगे। वी कैन से दैट कि इकोनॉमी इज द स्ट्रक्चर अंडर विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड। अच्छा, जहां हम लोगों ने कहा कि ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड, तो क्वेश्चन ये आता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के भीतर क्या आता है? प्रोडक्शन आता है, कंजम्पशन आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। तो यानी कि उत्पादन की बात करें या उपभोग की बात करें या निवेश की बात करें, तो इसको जिस इकोनॉमी की ब्रांच के भीतर जिसके भीतर इसको कंडक्ट किया जाता है उसको नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एन इकोनॉमी। पहले सिर्फ और सिर्फ हम लोग इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसी संरचना है जिसके भीतर आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है, और ऐसी आर्थिक गतिविधियों के भीतर उत्पादन, उपभोग और साथ में निवेश जो है उनको रखा जाता है। तो उत्पादन भी है, उपभोग भी है, निवेश भी। अच्छा, ये क्लास हमारी ड्यूरेशन कम रखा है ना, क्योंकि 4 बजे से हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, तो यहाँ मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ चीज़ें आपको बताऊंगा। नोट्स हमारे पास में है, ठीक है, पीपीटी आपको मिल जाएगी या जो है इसके रिटर्न नोट्स आपको जो है प्रॉपर मिल जाएंगे। तो इकोनॉमी की जो है डेफिनेशन ये था। अब सवाल है कि देन व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थशास्त्र से ही सिमिलर है। तो जब अर्थशास्त्र पूछेंगे तो अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। वी कैन से दैट कि इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ
सोशल साइंस, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, वो सोशल साइंस की एक ब्रांच है। और ऐसा कहेंगे कि उस सोशल साइंस की ब्रांच के भीतर भी हम लोगों को देखो यहाँ पर सिर्फ 4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना होता है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के, अब देखो 4 कंपोनेंट्स क्या है, उत्पादन दैट इज द प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन, ठीक है, कॉमा, वितरण दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कॉमा, कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, दैट इज कि उसका उपभोग करना, और लास्ट में आता है इसमें दैट इज इसका विनिमय यानी कि एक्सचेंज करना। आई रिपीट द लाइन, इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट स्टडीड द प्रोडक्शन, कॉमा, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमा, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पर हम लोगों ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र के भीतर देखा जाता है कि जितनी भी क्या है, सभी सेवाएं हैं या जितने भी हमारे पास में सभी प्रकार की वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का, अब मैंने कहा है 4 कंपोनेंट्स याद रख लेना, इन वस्तुओं का जो है उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं, इनका उत्पादन, कॉमा, इनका वितरण, ठीक है, इनका जो है विनिमय यानी कि एक्सचेंज जिसको कहते हैं, और इनका उपभोग, इसको जिस ब्रांच के भीतर पढ़ा जाता है सोशल साइंस के, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स, राइट। तो इकोनॉमिक्स के भीतर जो है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन जो होता है, इन सबको स्टडी किया जाता है, तो ये इकोनॉमिक्स आएगा। और जिस स्ट्रक्चर के भीतर, मैं फिर से इस बात को जो है दोहरा दे रहा हूँ कि जिस स्ट्रक्चर के भीतर जो इन सभी को एक साथ कंडक्ट किया जाता हो, उसको हम लोग जो है अर्थव्यवस्था का नाम देंगे। अब अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, ये 2 टर्म से इनको ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन 1 लाइनर है, जो कि उत्तराखंड स्टेट लेवल में पूछ लिया जाता है प्रश्न, और क्वेश्चन ये है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या मॉडर्न इकोनॉमिक्स। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है, उन्हें जो है अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ये फैक्चुअल चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं कि एडम स्मिथ इज कॉल्ड, एडम स्मिथ इज कॉल्ड और कंसिडर्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, जो एडम स्मिथ है, इनकी एक बहुत फेमस बुक है गाइस, जरा आप लोग इसका नाम बताना क्या है, फेमस बुक ऑफ एडम स्मिथ, बताओ। हेल्थ के साथ क्या चाहिए होती है, वेल्थ, वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो इनकी जो बुक है एडम स्मिथ की, इसकी बुक का भी नाम लिख लेना। तो इन्होंने जो फेमस बुक लिखी है उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट। और ये सवाल ऐसा भी बन जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस को किस ईयर में जो है पब्लिश किया गया था, एनी गेस? 1776 में इसको जो है पब्लिश किया गया था। तो वर्ष 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की एक पुस्तक जो है जारी की गई थी, और इसी के भीतर इन्होंने जो है अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी दी। और यही कारण है कि एडम स्मिथ को जो है आधुनिक आधुनिक अर्थव्यवस्था का जो है मॉडर्न इकोनॉमी का जनक भी माना जाता है। बिल्कुल बेसिक्स के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और बेसिक्स के साथ जो है इसको लेते हुए चलेंगे, राइट। यहाँ तक कोई लाइन पूछना है तो बताओ, श्योर, आगे बढ़े, चलिए। अब दूसरा टॉपिक इसमें आता है, दैट इज द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले मैं बेसिक आज की क्लास में क्लियर करवा दे रहा हूँ, फिर टॉपिक टू टॉपिक हम लोग बात करेंगे। द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र की जो है शाखाएं कौन कौन सी हैं। अर्थशास्त्र की शाखाओं की बात करें गाइस, तो आप लोग जानते हैं इसके भीतर 2 शाखाएं आती हैं। एक आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक क्या आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक हमारे पास में आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं लिखना, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो का मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसको इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखना व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो। चलो गाइस, बेसिक डिफरेंस बताना कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। वैसे तो नाम में ही लिखा हुआ है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म या कम, और मैक्रो का मतलब क्या होता है, बृहत या ज़्यादा। मतलब अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वी कैन से दैट कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट,
किसी एक इंडिविजुअल यूनिट का जो है अध्ययन किया जा सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के भीतर। फॉर एग्जाम्पल सुनो, जैसे अगर देश के भीतर प्रति व्यक्ति आय निकालनी हो, पर कैपिटा इनकम निकालना हो, तो पर कैपिटा इनकम किसका पार्ट है? दैट इज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट ऑन द अदर साइड, अगर हमें जो है पूरे देश की नेशनल इनकम निकालनी हो, तो नेशनल इनकम इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन दी पर कैपिटा इनकम। तो जब हम लोग बात करेंगे देश की राष्ट्रीय आय की, शुद्ध राष्ट्रीय आय या नेट हमारी नेशनल इनकम क्या है, तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। और जब हम लोग सिर्फ इसके एक इंडिविजुअल जो है पार्ट की बात करेंगे, तो उसके लिए जो है आएगा हमारे पास में दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। सीमा छुट्टी पे है आज, ठीक है, कोई है तो नहीं ना डोर पे? चलिए ठीक है। हाँ, तो वापस आना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट सच एज द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ नेशन और द आउटपुट ऑफ अ फर्म। किसी भी एक जो है इकाई का जो आउटपुट निकला है, उसका जितना भी जो है वहाँ पर निगम निकला है। एक मैं किसी एक फर्म की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये हमारा एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, ये अपने आप में एक यूनिट है, एक इंडिविजुअल यूनिट है। तो देश के भीतर अगर मैं एक वर्ष के दौरान सिर्फ और सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन के इनकम को मेजर करता हूं, तो वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन भाई ऐसे ही इंस्टीट्यूशन देहरादून के भीतर कितने सारे हैं, उत्तराखंड में कितने सारे हैं, या राइट, मतलब भारत देश के भीतर कितने सारे हैं। तो जब इन सारे इंस्टीट्यूशन की एक साथ जो है इकोनॉमिक कंडीशन को चेक किया जाएगा, तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के भीतर, फिर से दोहरा रहा हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के भीतर बस इतना याद रखना कि अर्थव्यवस्था के या अर्थशास्त्र की इस शाखा के भीतर व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। एक ही टर्म याद रखना इसमें, और वो ये है कि इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का मतलब समझिए इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट जो है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। और ऑन द अदर साइड जहां पर समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, तो इसके भीतर जो है एंटायर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन, पूरे देश के अगर हम लोग जो है पूरे के पूरे जो है संपूर्ण आर्थिक प्रणाली की बात करें, तो उसको इसमें जो है सॉल्व किया जाता है। क्या कहा मैंने? इसके भीतर आएगी संपूर्ण आर्थिक प्रणाली, दैट इज कॉल्ड द एंटायर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। एंटायर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के भीतर क्या आया? फॉर एन एग्जांपल, नेशनल इनकम आई, नेशनल प्रोडक्ट जब निकालते हैं, या देश के भीतर प्राइस लेवल की बात करें। अगर देखो एक और उदाहरण समझो, अगर मैं सिंगल पेन का जो है प्राइस निकाल रहा हूं, तो ये माइक्रो यूनिट है, राइट, ये तो जो है माइक्रो यूनिट है। लेकिन ऐसे ही पेन पता नहीं देश भर में कितने सारे बने होंगे, जब एक साथ इनके प्राइस को निकाला जाएगा, तो वो जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट कहलाएगा। तो हालांकि इकोनॉमिक्स को हम लोग बेसिक रूप से दो भागों में बांटते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, और दोनों को डिफाइन किया जा सकता है उनके इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, उनके जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स के भीतर जैसे गवर्नमेंट की मनी सप्लाई आती है, बजट आता है, क्रेडिट कंट्रोल आता है। मैक्रो की मैं बात करूं, ठीक है, हमारा जो भारत का मतलब इंडियन गवर्नमेंट है, उस इंडियन गवर्नमेंट की जो पूरी मनी सप्लाई है, जो इसका बजट है, जो इसका क्रेडिट कंट्रोल है, वो सारा क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जो थियोरी और कंसेप्ट आते हैं रिलेटेड टू दी बैंकिंग्स, एम्प्लॉयमेंट्स, वो सारा किसके भीतर आता है? मैक्रो मार्केट्स के भीतर आता है। यानी कि ये जो है बृहद स्वरूप अपने आप में दर्शाता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये जितना भी हमारा कंसेप्ट आता है, वो सारा का सारा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के भीतर जो है स्टडी किया जाता है। और ऑन द अदर साइड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके भीतर कुछ जो है थियरीज आती हैं, जैसे प्राइस थियरी आती है, कीमत का सिद्धांत की प्रत्येक जो है प्रोडक्ट की कीमत क्या रहेगी, राइट, प्रोडक्टिविटी सिस्टम जो आता है, कंज्यूमर बिहेवियर जो आता है, वो सब किसके भीतर है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के भीतर आता है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, कि प्राइस थियरी, प्रोडक्टिव सिस्टम थियरी और कंज्यूमर बिहेवियर जो थियरी है, वो किसके भीतर आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता क्या है ना, इसमें इंडिविजुअल मार्केट को प्रमोट किया जाता है। इंडिविजुअल मार्केट को अगर प्रमोट करेंगे, तो ये अफेक्ट करेगा हर एक गुड्स के प्राइस को। तो जो सिंगल गुड्स है, इसके प्राइस को अफेक्ट कौन कर रहा है? दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के भीतर वी कैन से दैट कि ये कैलकुलेट करता है द इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ गुड, है ना। इंडिविजुअल जो है लेबर मार्केट को या सप्लाई ऑफ गुड जो है इसको प्रमोट करता है। तो ये हमारे पास में दो ब्रांचेस जो हैं जुड़ती हैं इकोनॉमिक्स की। तो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, इनके बारे में हम लोग जो है बेसिक कुछ कंसेप्ट जो है यहाँ पर पढ़ चुके हैं। कंज्यूमर, जो कंज्यूमर्स की यहाँ पर बेसिक नीड होती है ना, बिहेवियर जो होता है, कंज्यूमर बिहेवियर थियरी जो है, वो भी इसी के भीतर जो है देखी जाती है। कंज्यूमर बिहेवियर थियरी जो है वो इसी के भीतर जानी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये अर्थव्यवस्था के हम लोगों ने जो है यहाँ पर प्रकार देख लिए हैं। अब हेडिंग बनाना और हेडिंग लिखना द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्या था? ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स था। और अब आती है इकोनॉमिक्स मत लिखो, इकोनॉमीज लिखो, है ना।
द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, और ये बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट भी है लेकिन मज़ेदार है। द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज या अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। अच्छा, वैसे मैं यूजुअली आप लोगों से पूछूं तो शायद आप लोगों ने इसका आंसर मुझे कर देना है ऑलरेडी। अगर मैं बोलूं कि विश्व भर में या ग्लोबल लेवल पर बात करें तो इकोनॉमीज़ जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो शायद सामान्यतः हर कोई कहने वाला है 3 प्रकार की। एक आती है कैपिटलिस्टिक, एक आती है सोशलिस्टिक और एक आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये हम सबको पता है, लेकिन गाइज अभी हम लोग इससे थोड़ा हटके जो है इसकी कंप्लीट ब्रांचेस पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमी के भीतर जो डिवीजन किया जाता है वो एक्चुअली 3 तरीके से जो है किया जाता है, और सारा जो है वन लाइनर फैक्चुअल जो है पॉइंट है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आई रिपीट द लाइन, सबसे पहले हम लोग किस आधार पर पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ownership and control of ownership and control of resources of production, अब जरा समझो मेरी बात क्या है। हम लोग ऐसे कह सकते हैं उत्पादन के संसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण के आधार पर। क्या कहा मैंने? लाइन फिर से सुना। उत्पादन के संसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण के आधार पर, और जो अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स डिस्कशन की थी ना, 3 इकोनॉमीज, वो इसी वाले के पार्ट के भीतर आती है। मतलब जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, ऑल दी रिसोर्सेज जो हैं वो किसी एक वर्ग के हाथ में होते हैं, और वो होता है प्राइवेट सेक्टर। कैपिटलिस्टिक में वही तो होता है कि जितने भी मतलब वहाँ पर रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगे। ऑन दी अदर साइड जब हम लोग जो है सोशलिस्टिक पढ़ते हैं तो सोशलिस्टिक में जो है गवर्नमेंट सेक्टर के पास होती है, और जब हम लोग मिक्सड पढ़ते हैं तो उसमें जो है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के हाथ में जो है रिसोर्सेज होते हैं। उसमें भी अगर देखें तो गवर्नमेंट जो है उसके तरफ ज़्यादा टिल्ट होता है। अगर सिनेरियो की बात करें तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के टाइप्स, तो इकोनॉमिक्स के टाइप में पहला जो है ऑनरशिप और कंट्रोल के आधार पर, तो 3 इकोनॉमीज आप लोगों ने इस आधार पर पढ़ी हैं। रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहला है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इसी का भाग है। दूसरा आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी जो इसके भीतर आती है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग फिर से भूलना मत, हमारा ये क्लास प्रॉपर रेगुलर क्लास ना होकर सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन क्लास के रूप में चल रहा है। विद इन 10 डेज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का जो है पूरा कंसेप्ट समझना है गाइज। 10 डेज में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आधा घंटे का हमारा सेशन चल रहा है। अगर 1-1.5 घंटे का होता तो मैं समय और कम कर देता और मैराथन होती, तो आज ही जो है सारा का सारा हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ लेते। तो पहला क्या आया हमारे पास में? ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, राइट। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा जो हम लोग इकोनॉमिक्स को बांटते हैं ना, वो बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास स्तर के आधार पर, और इस आधार पर अगर देखा जाए तो इकोनॉमीज मुख्य रूप से 3 तरीके से बांटी जाती हैं। सबसे पहले आती हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज। गाइस क्या ये मुझे बताना पड़ेगा? कोई एक ऐसा कंट्री बताओ जिसमें डेवलप्ड इकोनॉमी है। जैसे यूएसए है, यूएसए जापान अपने आप में जो है डेवलप्ड इकोनॉमी है। और डेवलप्ड इकोनॉमी को हमने डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी। मतलब यूएसए डेवलप्ड इकोनॉमी है और इंडिया जो है डेवलपिंग इकोनॉमी है। हम लोगों ने डिफरेंशिएट कैसे किया? कुछ आयाम होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
जो मतलब जीवन जीने का तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो मैं भारतीयों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम लोग जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें, एक मेरा जीना और एक यूएसए में किसी जो है एक व्यक्ति का जीना, तो उसमें बहुत सारे जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उनकी पर कैपिटा इनकम और इंडिया की पर कैपिटा इनकम बहुत बड़ा जो है डिफरेंस आने वाला है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है। मैं अगेन कह रहा हूँ, हम लोग भारत की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई वो डेवलपमेंट के जो है तौर पर देखें तो बहुत आगे है। जापान की टेक्नोलॉजीज को देखो, हमसे जो है बहुत आगे का जो है प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने उनको डिफरेंशिएट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कि डेवलपमेंट का लेवल क्या है, क्योंकि उनके पास में देखो 3 रिसोर्सेज होते हैं ना। एक होता है हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्सेज, एक होते हैं हमारे पास में फिजिकल रिसोर्सेज, मतलब जितने भी भौतिक संसाधन है, जितने भी मानव संसाधन है, और जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो यूएसए के पास ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द इंडिया। तो इसलिए वो क्या है, अपने आप में डेवलप्ड इकोनॉमी है और हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी रह गए। तो दूसरा क्या है, देखो पहला क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था। डेवलप्ड मतलब जो विकसित है, विकसित हो चुकी है। दूसरे आती हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज। डेवलपिंग इकोनॉमीज यानी कि विकासशील, विकास की तरफ जो है अभी आगे बढ़ रही हैं, जैसे इंडिया इसका बेहतरीन उदाहरण है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का। और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो इसको देखो 2 तरीके से बांट सकते हैं, या तो लीस्ट डेवलपिंग हो सकती है या फिर अनडेवलप्ड इकोनॉमीज हो सकते हैं। तो तीसरा इसका जो आधार बताना वो अनडेवलप्ड इकोनॉमी लिखना, यानी कि जहां पर जो है, जो मैंने 3 रिसोर्सेज बताए ये अभी पहुंचे नहीं है, तो ये अनडेवलप्ड इकोनॉमी रहेगी। अनडेवलप्ड इकोनॉमी यानी कि अविकसित अर्थव्यवस्था। अब होती क्या है उस पर हम लोग जो है क्विक रिवीजन अभी फटाफट करने वाले हैं। और लास्ट आना ऑन द बेसिस ऑफ द ग्लोबल रिलेशनशिप। 3rd नंबर पे जिसको हमने डिवीजन किया है, बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल रिलेशनशिप। और यही देखो आपका जो पहला चैप्टर है ना, वो इसी वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। जो आपका पीसीएस का पहला चैप्टर है यूनिट 4 का, वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल रिलेशनशिप। सर ग्लोबल रिलेशनशिप के आधार पर कैसे इकोनॉमीज बढ़ती हैं? 2 ही तरीके से बढ़ती हैं। सबसे पहली जो इसमें इकोनॉमी आती है, इसको कहते हैं हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। अच्छा आप लोग मुझे समझाना जरा, क्या वर्तमान समय में कोई ऐसा नेशन है जहां पर क्लोज्ड इकोनॉमी है? अभी नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है उदाहरण है क्लोज्ड इकोनॉमी का। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? बस जहां पर मतलब वो जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है उनको बैन रखते हैं, उसको प्रोहिबिट रखते हैं कि ज़्यादा ना हो। अच्छा आप दूर क्यों जा रहे हो, हम इंडिया की ही बात कर लेते हैं। 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, तो 1947 से लेकर 1990 तक हम भी तो क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट थे। उसके मतलब देखो प्रॉज एंड कॉन्स हर जगह हर किसी के होते हैं। हम लोगों ने क्यों क्लोज्ड इकोनॉमी रखी थी? ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, डोमेस्टिक जो हमारे मार्केट से उनको जो है हम लोग और ज़्यादा बढ़ावा दें। लेकिन जब 1991 में जब क्राइसिस आया था इकोनॉमिक, तो उस समय जो हमारे पास में भाई इतना भी रिजर्व नहीं था कि हम लोग जो है एटलीस्ट 2 हफ्ते तक जो है चला पाते देश को, इकोनॉमी को, राइट। तो ऐसे जो है समय में फिर नीड लगी कि अब जो है मैं अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। और इंडिया ने 1991 में विद द सजेशन ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हम लोग ने एलपीजी जो है एलपीजी को शुरू किया था। और एलपीजी में यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो है ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की। ठीक है, अब देखो क्लोज और ओपन इकोनॉमी में मुझे सौरभ दिख रहा है भैया, थोड़ी सौरभ की आंखें क्लोज हो रही हैं, थोड़ा खुल रही हैं, नींद आ रही है ज़्यादा, रात को सोया करो सौरभ। ठीक है, तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी दोनों इन्होंने दिखा दी। तो सौरभ आज के बाद इंडिया की इकोनॉमी याद रखना, ठीक है, क्लोज्ड एंड ओपन। अब ओपन हो जाना है, अभी तक क्लोज थी। चलिए ठीक है, चलिए तो दूसरा क्या है हमारे पास में, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी यानी कि खुली अर्थव्यवस्था। और वर्ल्ड वाइड चलें तो ज़्यादातर नेशन जो हैं वो खुली अर्थव्यवस्था में बिलीफ रखते हैं। भाई इंडिया के डिफेंस को मजबूत करना है, हम समझौता कर लेते हैं, किससे? रूस से समझौता कर लेंगे। हमें जो है टेक्नोलॉजी के फील्ड में नए नए मोबाइल चाहिए जेठा भाई की दुकान के लिए, है ना, जेठालाल की दुकान के लिए, तो चाइना के साथ जो है हम लोग ट्रेड स्टार्ट कर लेते हैं। तो वहाँ इकोनॉमी का जो पार्ट रहेगा वो ओपन भी रहेगा और इकोनॉमी का पार्ट जो है वो क्लोज भी रहेगा। इंडिया अगर हम लोगों की बात करें तो इंडिया इनिशियली क्लोज्ड इकोनॉमी था। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि 1947 के बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था तो एटलीस्ट 1990 तक हम जो है क्लोज्ड इकोनॉमी का हिस्सा थे। लेकिन 1991 में जिस समय आर्थिक संकट पूरे विश्व भर में मंडरा रहा था, भारत पर आर्थिक संकट आया था, तो उस समय हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। और इस ओपन इकोनॉमी में हम लोगों ने एलपीजी जो था, इस एलपीजी के सिद्धांत को अपनाया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये जो 3 हथियार थे, अभी क्या है मैं डिटेल बाद में चल रहा हूँ, तो ये 3 हथियार जो थे हम लोगों ने अपनाए और इसके साथ हमारे देश की जो इकोनॉमी थी उसको हम लोगों ने
ओपन इकोनॉमी में जो है कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए ओपन इकोनॉमी जो है उसके भीतर हम लोगों ने इसको बदल दिया था। तो ये हमारे पास में देखो सबसे पहले बेसिक्स के रूप में समझो कि इकोनॉमिक्स के टाइप कितने होते हैं, राइट। चलो उसने काट ही लिया, वो पसंद आ गया था मेरे को। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, पशु पक्षी हैं, बोलना पड़ता ना क्योंकि कैमरा खुला हुआ है। ठीक है, चलिए, नहीं पर उसने अच्छा काट ही दिया शायद। चलो गाइस कोई बात नहीं है ना, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। हाँ क्या था, इकोनॉमिक्स ना, तो इकोनॉमिक्स में पहली इकोनॉमी आना, दैट इज थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं ना। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सबसे पहले डाल दो, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। हाँ जी, क्या करना है? नहीं, ऐसा इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है, वो हल्का सा होता है, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ इकोनॉमिक्स के भीतर सबसे पहले कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है। देखो इस अर्थव्यवस्था को हम लोग अनियंत्रित और गैर योजनागत अर्थव्यवस्था लिख सकते हैं। मेरी बात समझना, मैंने क्या कहा कि इस अर्थव्यवस्था को मैं अनियंत्रित या गैर योजनागत अर्थव्यवस्था लिख सकता हूं। अनियंत्रित या गैर योजनागत अर्थव्यवस्था लिख सकता हूं। अच्छा, अनियंत्रित और गैर योजनात्मक कैसे हो गए? देखो पहली बात, अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि हमारे कौन से वो विद्वान थे जिन्होंने पहली बार कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो थे इसके कंसेप्ट को दिया था या सजेस्ट किया था? अभी पढ़ा आपने, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने पहली बार जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसका उल्लेख अपनी बुक यानी कि वेल्थ ऑफ नेशंस जो था इसमें किया था। और इनका मानना यह था कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो, अब देखो हमने इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको डिवीज़न करवाया था, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका स्वामित्व और उनका नियंत्रण जो होता है वो हमेशा क्या होगा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर के पास होगा। फिर से दोहरा दे रहा हूं इस बात को कि इस अर्थव्यवस्था के भीतर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भीतर जितने भी संसाधन हैं, किस चीज़ के संसाधन, उत्पादन के, प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं उसके जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसका जो पूरा जिम्मा होगा वो निजी हाथों में होगा। अच्छा अब जरा प्रैक्टिकली समझना आप लोग, जो निजी क्षेत्र है जब इसके पास में रिसोर्सेज दे दिए जाएं, जब इसके पास में जो है सारा कंट्रोल दे दिया जाए तो इसका वास्तव में ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मेरी बात समझो, जो प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी होगी, अगर किसी देश में प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट है। मैं भी करता हूँ ऐसा प्राइवेट सेक्टर में, फिलहाल मैं प्रॉफिट और वेलफेयर प्लस सारा काम कर रहा हूँ। ठीक है, सौरभ मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, जो प्राइवेट सेक्टर्स इकोनॉमी होती है उनका मेन मकसद होता है, मेन मोटो होता है प्रॉफिट। और मैं ये नहीं कहूँगा अभी कि ये बहुत जो है गलत अर्थव्यवस्था है, कतई नहीं है भाई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज भी क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है और वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट क्या है कि ऐसी अर्थव्यवस्था के भीतर कंपटीशन खुला रहता है। कंपटीशन खुला कैसा रहता है? देखो मेरी बात समझो, अगर मेरे इसी इंस्टीट्यूशन के बाद 4 इंस्टीट्यूशन और ना होते तो शायद मैं 2-2, 4-4 बच्चों के लिए एक्स्ट्रा मेहनत ना करता, मैं शायद कह रहा हूँ। या अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो भाई मुझे जो है सुबह 10 बजे आना था, शाम को 5 बजे जाना था। अभी प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ तो क्या करना है, 6 बजे आना है, रात को 10:30 या 11 बजे यहाँ से निकलना है। क्यों? क्योंकि भाई कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। अगर मुझे जो है कुछ करना है, मुझे कमाई करनी है तो उसके लिए कॉम्पिटिशन में उतरना पड़ेगा। तो हमेशा होता क्या है, अभी मैं इसके जो है आपको सिर्फ लाभ बता रहा हूँ कि इसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स में हम लोग बाद में आएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर्स की जो इकोनॉमी होती है इसके अगर हम लोग सबसे पहले लाभ गिने या इसके मेरिट्स को गिने तो उसमें आता है कि ये क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है। यानी कि यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है वो मैक्सिमम जो है प्रॉफिट के लिए काम करेगा। अच्छा आप स्वयं सोचो कि अगर मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मुझे प्रोडक्शन ज़्यादा देना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा देना पड़ेगा का मतलब क्या समझे आप लोग कि मुझे इस इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा रिजल्ट निकलवाने पड़ेंगे। मतलब जब, अच्छा और रिजल्ट कब निकलेगा, प्रॉफिट मेरा कब होगा, जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने इस कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा। मेरी बात समझना, एक जो है पूरा फ्लो चार्ट बना रहा हूँ कि अगर हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, अगर हमें प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो उसके लिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा करना पड़ेगा। जब मैं ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा तो लोग उसको ज़्यादा जो है कंजम्पशन कर पाएंगे कि नहीं, तो लोगों के पास जो है उसको ज़्यादा उपभोग करने के लिए जो है वस्तुएं मिलेंगी, कंजम्पशन इसका ज़्यादा होगा। जब कंजम्पशन ज़्यादा होगा मार्केट में तो इससे जो है मार्केट की ग्रोथ ज़्यादा होगी, और जिस देश में मार्केट की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है उस देश में विकास या डेवलपमेंट होना बहुत आम सी बात है। और इसीलिए मैंने कहा कि जहाँ पर भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है वहाँ पर डेवलपमेंट जो है ऑन टॉप होता है।
कैसे होता है? हमारा मुख्य उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए हमें जो है प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन अगर ज़्यादा करना है तो उसके लिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन अधिक होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग कर पाएंगे, कंजम्पशन ज़्यादा होगा, और कंजम्पशन अगर ज़्यादा होगा तो देश की ग्रोथ होगी, और जिस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ अधिक होती है उस देश को जो है हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी के भीतर जो है झांक सकते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी के भीतर जो है इसको देख सकते हैं। अब ऐसे देशों के अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो ऐसे देशों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है डेवलप्ड इकोनॉमी के भीतर जो है काम करता है, किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भीतर। फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, पोर्चुगल, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ऐसे नेशंस हैं जो कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक है, बिल्कुल बेसिक पे चल रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आती है, ऑटोमेटिक होती है, सेल्फ इंटरेस्ट पर जो है काम करती है, और पूंजीवादी प्रणाली जो है ये इकोनॉमिक फ्रीडम जो है हमें प्रदान करती है। हम चाहते हैं कि हम लोग जो है यूज़ कैसा करें? ऑप्टिमम यूज़ करें इसका, राइट? चलिए रिपीट करना है, हो गया डन? सर वो डोर खोल देना। क्या करना है? इकोनॉमिक्स यहीं पे रोकनी है क्या आज? कल से आप लोग थोड़ा और जल्दी आओ, है ना? मुझे कोई बात नहीं, मैं 1 घंटा समय देने के लिए तैयार हूँ। 3 और 3:10 के भीतर, है ना? 3:10 पे एटलीस्ट हमारा स्टार्ट होगा तो थोड़ा फ़ायदा भी है ना, वरना फिर ये तो वही बात हो गई कि जब तक शुरू ही नहीं किया तब तक ख़त्म हो गया, है ना? तो बस कंसेप्ट ये इसलिए है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो। और कल से हम लोग थोड़ा जल्दी आते हैं। और पहले देखो, अब ये सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन ये नहीं जाना, सीधे मैं नेशनल प्लानिंग्स पढ़ा दूंगा तो फ़ायदा कुछ नहीं। हमें अपने बेसिक्स पहले क्लियर करने हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि रेगुलर क्लास नहीं है। जब हम लोग रेगुलर क्लासेस करेंगे, प्रॉपर इकोनॉमिक्स का सिलेबस चलेगा, तो वहाँ हम लोग इकोनॉमिक्स को A to Z जितना भी होगा वो सारा वाला पार्ट जो है कंप्लीट करेंगे, राइट? अब वापस अपने हिस्ट्री वाले पार्ट पे आ जाएँ। हिस्ट्री क्या है आज? ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी वाले पार्ट में आते हैं। चलिए 2 मिनट के बाद।